तो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको पता ही होगा कि हम आपके लिए रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं और बेहतर प्रयास कर रहे हैं आपके लिए जानकारी देने का। और आपको पता ही होगा, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, हम आपके लिए जीके जीएस का एनालिसिस कवर करा रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का। तो इस बात पे माफ़ी चाहूँगा विद्यार्थियों को, मैं 2 दिन आपको कवर नहीं करवा पाया। चलिए अब लेके चलते हैं। आज हम आपको 12 मार्च का शिफ्ट नंबर 3 कवर करा रहे हैं। ध्यान रखें इस बात को, फिर से बोलता हूँ मैं, जो जीके जीएस का एनालिसिस कवर हो रहा है वो आपको अगली भर्ती परीक्षाओं में बहुत सपोर्ट करने वाला है। अगर आप यकीन नहीं है तो जो विद्यार्थी एग्जाम दे कर आए उससे आप पूछ सकते हो कि आप पिछले शिफ्ट का एग्जाम का जीके जीएस एनालिसिस आप काम आया। उसका कहना होगा बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग ध्यान रखें, अगर आप एग्जाम आगामी दिनों में है तो कृपया करके आप लोग जीके जीएस का एनालिसिस अवश्य कवर करें। इसमें आपका ही फायदा होगा। हमारा काम बताना है, जब एग्जाम में आप देख कर जाइएगा और फिर प्रश्न बनाइएगा तब मजा आएगा कि नहीं, सही बात कहा गया था, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आए हैं जो पिछले शिफ्टों में आए थे। चलिए तो आपको बता दें, इसका अगर आप देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। लिस्ट का नाम रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस एनालिसिस करके। वहाँ जाके आपको जितने भी दिनों का हम शिफ्ट में का प्रश्न कवर करवाया पूरा जाके देखें, आपके पास प्रश्नों का भंडार हो जाएगा और आप प्रश्नों को आराम से बना पाओगे। और आपको साथ में बता दें, हम आपको एक तीर से 3 शिकार एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम चल रहा है। आप पता है 18 शायद 20 मार्च तक लास्ट तारीख होगा। आप बताइए कब तक है। तो इसके बाद आपको एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम देना, बिल्कुल ऐसे पैटर्न फॉलो होगा। तो आपको पिछले साल के मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस का भी क्लास अलग से चला रहे हैं और साइंस का भी ग्रुप डी के अलग साइंस क्लास चलाएंगे। अभी साइंस नहीं चल रहा, मैथ चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, जीके जीएस चल रहा है। 2 दिन हम थोड़ा गैप दिए, ध्यान रहा कुछ कारणवश, तो अब हम कंटिन्यू लेके चलेंगे आपके लिए। तो आप अगर पिछले साल के प्रश्नों को न्यू एडिशन के साथ पढ़ना चाहते हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं, वो उसी टाइप के प्रश्नों को आपको हम कवर करा रहे हैं। यकीन नहीं तो एक बार जाके देखें। रीजनिंग बिल्कुल जैसे कांस्टेबल में आ रहा है आरपीएफ वैसे पढ़ा रहा है, जैसे मैथ सारा वैसे पढ़ा रहा है, जैसे जीके जैसे सारा वैसे पढ़ा रहा है। तो विश्वास के साथ जाके देखे पढ़े और पहले जानकारी सुनना है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी नए होते हैं, उनको जानकारी पता नहीं होता कि हमारे चैनल पर क्या जानकारी रखा। चलिए तो आप लोग, इसका प्लेलिस्ट रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट चला, वहाँ जाकर देखता। चलिए दिखाते हैं आज के शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। अगर आपका आज शिफ्ट था, इस शिफ्ट में आपका पेपर था, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे प्रश्न आए थे। थोड़ा बहुत प्रश्न यहाँ वहाँ होगा और आगामी दिन में है तो देखना ना भूलें। चलिए 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखें तो लॉर्ड कैनिंग। और आपको बता दें 1857-58 की क्रांति का प्रश्न भी बहुत आ रहा है। तो फिर से बोल देता हूँ, तुम्हारे दिमाग में अगर चला गया बात हम क्या बोले हैं तो आप लोग समय रहते ही है, एग्जाम आपका लेट है तो टॉपिक उठा के पढ़ सकते हैं, ठीक है, याद रखें। अगला पर लेके चलते हैं। 1857 क्रांति के समय कौन था भाई? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न पूछा तो देखिएगा, जबरो नृत्य किस राज्य में से संबंधित है? तो जबरो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में। हमेशा आप पता है कि जम्मू कश्मीर अब अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, तो पहले जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख हुआ करता था। तो जम्मू कश्मीर में भी प्रसिद्ध है और लद्दाख में, तो लद्दाख क्षेत्र में अधिकांश प्रसिद्ध, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वित्त आयोग का गठन कौन करता? ध्यान रखें। इस प्रकार से हमें अनुच्छेद आर्टिकल संविधान का प्रश्न बहुत पूछ रहा है। 3-4 लगभग प्रश्न संविधान के आ रहे हैं। तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा, उसके अध्यक्ष, उसके सदस्य की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा प्रश्न बन सकता है कि वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा। तो वित्त आयोग का गठन, याद रखें, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और संविधान का अनुच्छेद 280, याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 कहता है कि वित्त आयोग का गठन होगा और कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद भी पूछता है, हम बता चुके, जितना जानकारी पूरा याद रखिएगा। और हम जितना भी जानकारी आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं फैक्ट, कृपया करके उन्हें रिवीजन करें। द एडवेंचर ऑफ एड एम अम्मा एंड फाइडर्स होम किताब किसने लिखा? रखिएगा तो अभिनेत्री आलिया भट्ट। आप जानते हो आलिया भट्ट को। और मैं फिर से बोल दूं कि हर शिफ्ट में एक ना एक प्रश्न किताब वाला अवश्य आ रहा है, वो कोई से भी जाता है प्रश्न, हाँ ठीक है। चलिए तो याद रखें, किताब का प्रश्न आएगा आपके शिफ्ट में आएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है?
मतलब शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, ये अधिकार। तो याद रखें ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो हमें क्या बोला है, किस अनुच्छेद में, ठीक है। तो अनुच्छेद 21A आपको पता ही होगा। ध्यान रखें इस प्रश्न को कितनों बार पूछ चुका है पिछले शिफ्टों में और पिछले अनेक भर्ती परीक्षाओं में, तो प्रश्न रिपीट होते हैं। तो जीके जीएस का एनालिसिस आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार शामिल है, एक मौलिक अधिकार है। साल 2002 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन के जरिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया। ध्यान रखिए कब जोड़ा गया, याद रखिएगा 2002 में। प्रश्न बनता है कौन से संविधान संशोधन, 86वां। सब प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखें, समझे। और किस प्रकार का अधिकार है, यह मौलिक अधिकार है। और बिल्कुल सही सटीक आपको जीके जीएस का एनालिसिस कवर करा रहे हैं। तो फिर बोल देते हैं, यकीन नहीं है तो आप लोग जिन विद्यार्थी एग्जाम हो चुका है उसके पास सेंड करें वीडियो और उसको पूछे कैसे प्रश्न आए हैं, बिल्कुल वैसे ही बोलेगा वो। चलिए, तो यकीन के साथ पढ़ें, विश्वास के साथ पढ़ें, हम आपके साथ धोखा नहीं कर सकते। चलिए, राज्यपाल को सलाह कौन देता, ध्यान रखें। फिर आपको पता होगा कि राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है कि नहीं। तो राज्यपाल को सलाह मंत्रिपरिषद देते हैं। तो राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, जिसका मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री। तो मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री व उसके समस्त मंत्रिपरिषद क्या करते हैं, राज्यपाल को सलाह देते हैं, जो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया। एक न एक प्रश्न नदी से या हमें संबंधित बांधों से प्रश्न आ रहा है, ध्यान रखें। चलिए, तो पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आंसर होगा व्यास नदी। तो पौंग बांध व्यास नदी पर बना है। यह भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के तलवाड़ा जिले में, याद रखें। अगर बोल देता कि भाई पौंग किस नदी पर बना, तो व्यास। और पौंग बांध कहाँ पर बना, तो क्या बोलेंगे, हिमाचल प्रदेश के तलवाड़ा जिले में, है कि नहीं। और यहीं पर बात करें, इसे व्यास बांध के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि नदी किस नदी पे बना है, व्यास। व्यास नदी पर बनने के कारण इसे व्यास बांध भी कहते हैं और अधिकांश इसे पौंग बांध के नाम से जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश के तलवाड़ा में स्थित है। और हम आपको हर संभव प्रयास कर रहे हैं ऑथेंटिक सही सटीक विश्लेषण करवाने का, जिससे आप अगली भर्ती में बहुत नहीं बहुत 80-90% हम गारंटी देते हैं कि जितनी वीडियो बना चुके हैं अगर पूरा पढ़ लेते हो तो 30-40%, सॉरी भाई 40-45 प्रश्न आप आराम से समझ पाओगे इस टॉपिक से आ रहे हैं, और प्रश्न रिपीट हो जाएगा और आप आराम से नंबर बता सकते, समझे। और आपको ऐड जानकारी तो बता ही रहे हैं हम, है कि इसमें क्या दिक्कत है। फिर चलिए पढ़ते रहिएगा। हड़प नीति जिसे लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया था, को किसने समाप्त कर दी। यहाँ एक अपने आप प्रश्न बन सकता है कि हड़प नीति किसने शुरुआत किया, तो क्या बोलेंगे आप लोग, डलहौजी, है कि नहीं। अब उसी की बात कर रहा है किसने समाप्त कर दिया, तो यहाँ प्रश्न दो हो गए ना, दोनों प्रश्नों एक साथ कंबाइन कर दिया। तो याद रखिएगा, हड़प नीति डलहौजी ने चालू किया और समाप्त लॉर्ड कैनिंग ने कर दिया। अभी लॉर्ड कैनिंग का प्रश्न आया था, है कि नहीं, कि 1857 के समय भारत का वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल, सॉरी, ठीक है। तो आपने क्या बोले थे, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 तक लॉर्ड कैनिंग ही क्या था, आपके भारतीय गवर्नर जनरल। उसके बाद 1858 नाम चेंज हो गया ना, फिर वायसराय बोला जाने लगा। तो भारत के पहले वायसराय कौन बने, फिर लॉर्ड कैनिंग ही बने थे, और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग थे। 57 तक चले, 58 में नाम चेंज हो गया था, लेकिन ये प्रश्न बन चुका, ध्यान रखें। हड़प नीति जिसे लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया था, को 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया। याद रखें इस बात को। चलिए, यह एक ऐसी नीति थी जिसके तहत यदि किसी भारतीय रियासत के शासक का कोई पुत्र नहीं होता था तो उसकी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाती थी। मतलब कोई ऐसा भारतीय शासक जिसका पुत्र नहीं होता था, या कह सकते हैं उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो ब्रिटिश सरकार इस हड़प नीति के तहत उसके शासन को हड़प लिया करती थी, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया गया। याद रखेंगे किसने चालू किया, लॉर्ड डलहौजी ने। समाप्त किसने किया, लॉर्ड कैनिंग ने। कब किया, 1858 में। और इस नीति का उद्देश्य क्या था, समझ चुके आप लोग। हर बात को ध्यान से सुनना है, समझना है, दिमाग में बैठाना है, ध्यान रखिएगा, पेपर में लेके जाना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इस प्रश्न को तो कितनों बार पूछ चुका है, हर भर्ती परीक्षा पूछता भाई। तो 42वें संविधान संशोधन याद रखें 1976 में हुआ था, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 जोड़ी गई, याद रखें।
तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जो अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध है। याद रखें, कितने जोड़े गए थे? 10। कब जोड़े गए थे? 42/76। अपने आप प्रश्न बनता है, हर प्रश्न यहाँ पर ऐड होकर बैठा, याद रखिएगा। और कहाँ अनुच्छेद में रखा गया? 51A में। और भाग की बात करें, याद रखें, तो भाग 4 का में शामिल है। भाग 4 का के 51A में क्या शामिल है? 10 मौलिक कर्तव्य। अब इनकी संख्या 11 हो चुकी, याद रखें। ठीक है, कितनी हो चुकी है? 11, जो 2002 86वां संविधान संशोधन के तहत 11 को जोड़ा गया है। याद रखेंगे, 2002 86वां संविधान संशोधन में 11 नंबर के किसे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, याद रखें, जिसका प्रश्न पिछले समय भी भर्ती परीक्षाओं में शिफ्टों में बन चुका है और अगले शिफ्टों में बने। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? अगर हम आपको बताएं कि हम जब GKGS कवर करा रहे थे, तब मैंने युद्ध अभ्यास के बहुत सारे देशों के साथ भारत का होता है मैंने बताया था और बोल रहा था आपको कि वही पेपर में आएगा, लेकिन आ गया नहीं। इसलिए तो आपको बोल रहे हैं भाई, जो डाटा हम दे रहे हैं ना, डिटेल एक्स्ट्रा, वो तुम्हारे लिए ही तो दे रहे हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। विश्वास करो मेरे विद्यार्थियों, फायदा होगा। मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच होता, याद रखिएगा, तो भारत और श्रीलंका। तो मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसे भारत श्रीलंका संयुक्त शिक्षण अभ्यास भी कहा जाता है। यह अभ्यास साल 2012 से हुआ है। तो हर साल भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है जो 2012 से शुरू हुआ है। इस प्रकार से मैंने हर देश के साथ भारत का जो सैन्य अभ्यास चलता है उसका डिटेल पढ़ा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं, वरना पछताना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अभी मैंने बताया था कि 1857 और 58 के प्रश्न बार बार बन रहे हैं। तो 1857 क्रांति का प्रश्न आपको हर शिफ्ट में 1-2 प्रश्न मिलेंगे, मतलब मिलेंगे, हर दिन मिलेंगे, याद रखिएगा। तो 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण कौन सा था? आंसर आएगा, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, सामाजिक भेदभाव, धर्म के प्रति हस्तक्षेप और मिशनरियों का प्रभाव थे, जिसने भारतीयों में विद्रोह की भावना पैदा की। तो भेदभाव हो रहा था यहाँ पर, मिशनरियों का प्रभाव हो रहा था, अमानवीय व्यवहार हो रहा था, जिस कारण से 1857 क्रांति भी शुरुआत हो गई। बहुत से इसके कारण हम पहले वहाँ पर भी बताया हूँ मैंने, पिछले जीके एनालिसिस में भी बताया, पूरे लगभग 4-5 मैंने बताया था कारण, याद रखिएगा। नहीं पढ़े हो पछताना हो। बढ़ते रहे। शिव कुमार शर्मा किस वाद अंत से संबंधित? याद रखिए, संतूर से। इस प्रकार से हमें प्रमुख वाद अंतर का प्रश्न भी आ रहा है, और कौन से वाद अंतर किस प्रकार से काम करते हैं, किस क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछ रहा है। याद रखना तो आपकी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक समझ में आ गया कि हमें प्रमुख वादक और अंत और किस प्रकार से बने होते हैं, किस प्रकार से उनका गुणधर्म होता, पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझे। तो शिव कुमार वर्मा है जो क्या बजाते हैं? संतूर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1991 के आर्थिक सुधार और 1991 का जो आर्थिक नीति है, इसके तहत भी हमें हर शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो आपके समक्ष हम प्रश्न कर दिखा दिए, आप उसको डिटेल पढ़ सकते हैं। तो याद रखें, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। LPG अगर आप बोला जाए कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में LPG का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, समझे। यहाँ पर बात आती है, और इस उद्देश्य देश की आर्थिक नीतियों में सुधार लाना था। तो देश की आर्थिक नीतियों को सुधार लाने के लिए 1991 में LPG को आधार बनाया गया। क्या? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जी याद रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न, हर शिफ्ट में आपको 1991 का प्रश्न आ रहा हो। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अवध पर कब कब्जा किया गया था? तो याद रखें, अवध पर 1856 में कब्जा किया गया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सम्राट अशोक किस धर्म से संबंधित है? याद रखें, तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, याद रखें। तो सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ये प्रश्न कितनों बार पूछ चुका है कई भर्ती परीक्षाओं में। उन्होंने कलिंग युद्ध की क्रूरता के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, याद रखेंगे। 261 ईसा पूर्व जब उड़ीसा में युद्ध हुआ था कलिंग का, याद रखें, राजा खारवेल के साथ, किसके साथ? खारवेल, याद रखेंगे।
तो राजा खारवेल के साथ 261 ईसा पूर्व युद्ध हुआ था कलिंग का। उसी युद्ध में इतनी क्रूरता हुई थी, रक्तपात हुआ था, जिसके बाद सम्राट अशोक जो आपके मौर्य साम्राज्य के तीसरे नंबर के शासक हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, याद रखें, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी बीड़ा उठाया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए, खेलों के संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं, और आगामी खेल कब होगा, विगत खेल कब हो चुका है, कौन पदक जीता, कौन हारा, कौन जीता, सब प्रश्न पूछ रहे हैं। याद रखें, तो 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे कौन से खेल, राष्ट्रमंडल खेल, जिन्हें हम कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। जो पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाले थे। अगर आपको बात कर ले कि इसके पहले कहाँ होने वाले, 2026 में ही होने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश वहाँ मेजबानी न कर स्कॉटलैंड की ग्लासगो शहर में आयोजित होगा, तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाला था। अगर आपको बता दें कि 2022 में 4 जोड़ेंगे तब कितना बनेगा, 2026 बनेगा, और हर 4 साल में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है। अगर आपको बात कर ले कि 2022 में कहाँ हुआ, तो भाई तो बर्मिंघम इंग्लैंड, याद रखेंगे क्या, बर्मिंघम इंग्लैंड। ये प्रश्न याद रखिएगा, फिर से एग्जाम पूछ लेगा कि 2022 में कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड बर्मिंघम, ठीक है। उसी प्रकार 2026 में कहाँ होगा बता चुके हैं, याद रखें, होना कहाँ था वो बता चुका। प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रंट पर ग्रुप में, सतत विकास लक्ष्यों में कितने उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्ति शामिल, याद रखें, तो सतत विकास में 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य आपके शामिल हैं। थोड़ा सा प्रश्न यहाँ हो सकता है, लेकिन उसी प्रकार से रिलेट होगा, संबंधित प्रश्न होगा, ठीक है, जो हम दिखा रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है प्रश्नों के साथ, तो आप लोग अगर एग्जाम देख कर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आगामी दिन में है तो भाई देख ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी भाग लिए थे। इस टूर्नामेंट में महाराष्ट्र ने 158 पदक जीते थे। वहीं इस टूर्नामेंट में तमिलनाडु दूसरे स्थान और हरियाणा तीसरे स्थान पर था। देखिएगा अब हमें क्या पूछा है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा खिलाड़ी भाग लिए थे। इस प्रकार सबसे ज़्यादा पदक भी महाराष्ट्र ने ही जीता था, और दूसरा में तमिलनाडु था, तीसरा हरियाणा। याद रखिएगा प्रश्न पूछ लेता है, पहले स्थान पे कौन था, महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा हरियाणा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि आपको अभी पूछा था संतूर वादक कौन, तो आपने शिव कुमार शर्मा बताए थे, है कि, तो शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से। उसी प्रकार आप देखिएगा तबला, तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये पूछ याद रखेंगे, ये ताल वाद्य यंत्र है, ताल वाला है, तत्व वाला है, क्या होता है, इस प्रकार से आपको मैं बता दिया था कि किस प्रकार से उन्हें बजाया जाता है, किस प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और उन्हें कौन बजाता है, किस क्षेत्र प्रसिद्ध है, किस प्रकार से बने होते हैं, ये बात याद रखिएगा। उन्हें किस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, ये प्रश्न पूछता है। तो तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ताल वाद्य यंत्र, ध्यान रखेंगे, जिसे रगड़ कर बजाया जाता है। पेपर देकर आइएगा और हमें देख कर जा रहे हो, इसी प्रकार के टॉपिक के प्रश्न मिलेंगे तो कमेंट कीजिएगा, जिससे आने वाले बच्चों में उत्साह बढ़ा रहे कि भाई सही सटीक जानकारी दे रहे हैं कि नहीं। हरित क्रांति में किस फसल पर अधिक ध्यान दिया गया, ध्यान रखें, तो हरित क्रांति की शुरुआत 1965 और 66 में विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉ, याद रखेंगे, और भारत में MS स्वामीनाथन जी का नाम आता है, जो बहुत हरित क्रांति में योगदान देने में यह भूमिका निभाई। अब यहाँ प्रश्न हमें पूछ लिया है, देखिएगा, हरित क्रांति में गेहूं की फसल पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। इसके अलावा चावल की उत्पादकता में भी, तो अधिकतर गेहूं फिर आधा चावल, 2 फसलों पर बहुत अधिक फोकस किया गया था हरित क्रांति में, हम बता चुके हैं। विश्व में कौन, भारत में कौन, शुरुआत कब हुई, है कि नहीं। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, महात्मा ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगर आप बोल देता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, याद रखेंगे, महात्मा ज्योतिबा फुले। और यही प्रश्न पूछ लेता किस प्रकार यह एक समाजी सुधार था, मतलब सत्य की खोज करना ही सत्य शोधक समाज का होता है।
जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। कई बार बोल देता है किसने किया, क्या किया, कहाँ पर किया, किस वर्ष किया, तो यहाँ पर सभी जानकारी उपलब्ध है आपके लिए और एग्जाम में पूछ रहा है, पूछा जा चुका है, पूछेगा भी और आगे। समझे कि नहीं? यहाँ पर प्रश्न में बोला था निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद है, तो रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तो आपको आगे पूरा डिटेल बता देते हैं। गेहूं और सरसों की रबी की फसलें ऑप्शन दिया था। मक्का और चावल भी क्या खरीफ की फसलें हैं, ध्यान रखें। चलिए यहाँ पर बात करते हैं तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, टमाटर, सोयाबीन, आलू, ये आपके जायद फसलें कहलाते हैं। क्या? जायद। मतलब जो फसल रबी और खरीफ के मध्य में बोए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जायद फसलें। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। अगर आपको बोल देगा परिभाषा जायद फसल क्या होते हैं तो बननी चाहिए। इसके पहले भी हमें रबी की फसल का प्रश्न और खरीफ का प्रश्न आ चुका है, अब जायद का प्रश्न आ चुका, ध्यान रखिएगा। जायद की फसलें रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती, वहीं सब्जी जायद की फसल। ऑप्शन में हमें सब्जी दिया था, विद्यार्थियों को कहना है, तो सब्जी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे करंट अफेयर ग्रुप में हमें खेल संबंधी प्रश्न भी आएगा, ध्यान रखें। तो अवनी लकीरा के बारे में, लेखरा के बारे में पहले शिफ्टों में प्रश्न पूछा जा चुका तारीखों में। तो अवनी लकीरा का जो सिस्टमेटिक प्रश्न का आया था वो तो मिल नहीं पाया है, लेकिन हम उससे संबंधित ऐड जानकारी बता देते हैं। आप बताइएगा प्रश्न में क्या पूछा था और आंसर क्या लगा आपने। पेरिस 2024 में महिला 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में SH1 खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। इससे वह पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तो पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। भारतीय पैरा ओलंपिक, ध्यान रख समझे, 2024। हम बताएं जानकारी। भारतीय पैरा शूटर ने राइफल में 249.7 का स्कोर बनाया, जो नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि अवनी लकीरा का संबंध किस खेल से था, क्या बोलेंगे? एयर राइफल। समझे, ध्यान रखेंगे, यह सीधी बात बोले शूटिंग से। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे भारतीय संविधान का 20वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो याद रखें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति और स्थानांतरण जुड़ा है। इस आधिकारिक तौर पर संविधान 20वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के नाम से जाना जाता है। इस संशोधन के जरिए वर्तमान अधिनियम के प्रारंभ से पहले दिए गए निर्णयों को वैध बनाया गया है। तो याद रखें 20वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 में हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था बता चुके हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति और स्थानांतरण जुड़ा संबंधित है। इस प्रकार से आपको आर्टिकल्स के प्रश्न भी आएगा। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के प्रश्न बार बार आ रहा है, ध्यान रखें। विद्यार्थियों का कहना है कि 2011 गणना के जनगणना के प्रश्न भी आ रहे हैं। हर शिफ्ट में आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखें। तो जनगणना के प्रश्न पढ़ लीजिएगा, वरना आपको 1-2 नंबर कमाना पड़ सकता है। और हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जो भी जानकारी हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सटीक एनालिसिस चल रहा है और आपको अगले शिफ्टों में बहुत फायदा देगा, समझे। तो एग्जाम अगर आपका आगामी दिन में है तो लिखना भूलें। चलिए, पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अभी हमने एक प्रश्न पूछा था शिव कुमार वर्मा, तो हमने क्या लगाए थे? संतूर। याद रखे, अभी बताया था मैंने, है कि नहीं। चलिए, उसी प्रकार यहाँ मैं बोल रहा सितार। तो पंडित रविशंकर एक सितार वादक। सितार की खोज किसने किया है? ये प्रश्न पहले बन चुका, अमीर खुसरो। अगर आप पता नहीं होगा तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। प्रश्न पूछा था कि सितार का जनक कौन है, याद रखें अमीर खुसरो, जिसे हम तोता ये हिंद कहते हैं। और उस समय बताया था कि पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। नहीं बताया था, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे पीएम मोदी ने कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? याद रखें, तो याद रखें 3। तो पीएम मोदी ने कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं? तो 3 याद रखिएगा। जी करंट पर का प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता है? सीधी बात में बकवास। आर्टिकल नंबर 46 किस को इंगित करता है, किससे संबंधित है, जब प्रश्न पूछा है तो हम बता रहे हैं बार बार आपको कि आपको आर्टिकल से प्रश्न आएंगे, है कि नहीं। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के लिए यह संबंधित है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों,
जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन? याद रखें, योगी आदित्यनाथ। तो हमें देखिएगा, हमने जब शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ मैं जीकेजीएस का, पीवाई की क्लास चलाता हूँ, तब भी बता रहा था मैं कि भाई जीकेजीएस में आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री याद करना पड़ेगा, प्रश्न आएगा। देखिएगा आ गया। और पिछले शिफ्टों में पूछा जा चुका है इस प्रकार के प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आप पता योगी आदित्यनाथ है। अगर यही पूछ ले किस पार्टी से संबंध, याद रखेंगे बीजेपी। ठीक है, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित कितनी होती है, या अधिकतम संख्या कितनी होती है? इस प्रश्न को पहले भी पूछा जा चुका है, याद रखें। अधिकतम 50 हो सकती है, से ज़्यादा नहीं। सॉरी, क्षमा चाहेंगे 500। अधिकतम 500 हो सकती है। राज्य विधानसभा की बात कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं राज्य की। समझे कि नहीं? 500 से अधिक नहीं हो सकती, अधिकतम 500 हो सकती बस। यह एक विधायी निकाय है। इस सदन को केंद्रीय विधायिका में लोकसभा की तरह ही राज्य विधानसभा के निचले सदन या विधानसभा के रूप में जाना जाता है। और विधान परिषद को हम क्या बोलते हैं, उच्च सदन। याद रखिएगा, विधान परिषद उच्च सदन और निम्न सदन क्या कहलाता है राज्य में? विधानसभा। विधानसभा निम्न सदन, विधान परिषद उच्च सदन राज्य के क्षेत्र में। लोकसभा राज्यसभा होते हैं ना, उसी प्रकार। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है और 6 राज्यों में राज्य विधान परिषद या उच्च सदन भी शामिल है। तो हमारे भारत में वर्तमान में विधान परिषदों की संख्या कितनी या कितने राज्यों में है? तो बोलेंगे 6 राज्य। समझे कि नहीं? बाकी जगह नहीं, ध्यान रखें। ये भी प्रश्न बन सकता है आने वाले दिनों में। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, संघनन किसे कहते हैं? तो वाष्प को ठंडा कर द्रव बनाने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ध्यान रखें, क्या वाष्प मतलब जिसे भाप कहते हैं ना, भाप को ठंडा कर द्रव बनाने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। ये साइंस का प्रश्न था। तो आपको लगभग माना जाए तो 2 या 3 प्रश्न आपको साइंस का प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछा, समझे। और भी कुछ सिंपल से प्रश्न होते हैं, कुछ हार्ड भी हो सकते हैं, बात नहीं है। अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? याद रखें, इस प्रकार से हमें भारतमाला परियोजना का प्रश्न पूछा था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का प्रश्न पूछा जा चुका है, लंबाई कितनी है। उसी प्रकार भारत की कुल स्थलीय सीमा, अभी बोल देगा तटीय सीमा की लंबाई है कि नहीं, तो 76 इतना कुछ माना जाता है, 7610 है कि नहीं, देख लीजिए आप लोग। और इस प्रकार हाँ, हमें बोल रहा है कुल स्थलीय सीमा की लंबाई रहेगा 15,200 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपको तटीय सीमा की लंबाई और मुख्य भूमि की लंबाई, पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण आपको पता होनी चाहिए, प्रश्न पूछ लेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तटीय क्षेत्रों में जो तूफान आता है, चक्रवात आते हैं, तो जो काल बैशाखी चक्रवात है किस तरफ आया था? ये प्रश्न पूछा, याद रखें, जो पश्चिम बंगाल रहेगा। और यही प्रश्न पूछ लेगा कि किस कहाँ पर आया था, तो क्या बोलेंगे, अरब सागर की बंगाल खाड़ी। तो आंसर आएगा बंगाल की खाड़ी में आया था। तो काल बैशाखी ध्यान रखें। चलिए, और इस प्रकार से अगला प्रश्न वहीं पर देख लीजिएगा, खाली स्थान में स्थानीय तूफानों को आम बौछार भी कहा जाता है, जो आम की फसल के लिए पकने में मदद करते हैं। तो आंध्र केरल, जो केरल में जो तूफान आता है ना, उस कारण जो वर्षा होती है, तो उसे हम आम बौछार भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। ठीक है, तो उस तूफान को क्या कहा जाता है? आमतौर पर वहाँ के लोग आम बौछार या आम्र वर्षा कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि उस क्षेत्र में जो आम की फसल हो रही होती है ना, उसको पकने में क्या होता है, मदद मिलता है। किस वर्षा से? आम्र वर्षा से। जो चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, जिस कारण से बारिश होती है कि नहीं। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप निम्न में से किस राज्य में स्थित? ध्यान रखें, कृत्रिम द्वीप की बात करा, द्वीप मतलब ऐसा स्थल जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? द्वीप। अब लेकिन यहाँ पूछ रहा है कृत्रिम द्वीप मतलब हाथों से बनाए गए द्वीप, तो याद रखें केरल में है। विलिंगडन द्वीप देश का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है। इस द्वीप का नाम क्या है? विलिंगडन। याद रखेंगे, जो केरल में है। यह केरल के कोची शहर का एक हिस्सा बनाता है। तो केरल के कोची में स्थित
उस द्वीप का नाम क्या है? विलिंगडन, जो भारत का सबसे बड़ा हाथों से निर्मित या कृत्रिम द्वीप जानते हो, है कि नहीं? प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम। मनुष्य के द्वारा बनाए गए चीजों को हम कृत्रिम कहते हैं और प्राकृतिक से प्राप्त चीजों को प्राकृतिक कहते हैं। तो कृत्रिम मतलब समझ गए, और सबसे बड़ा, तो विलिंगडन एक ऐसा द्वीप है जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, जो केरल के कोची के विलिंगडन नाम से प्रसिद्ध है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो वीडियो आप कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जिन विद्यार्थी एग्जाम था तो बताइएगा क्या ऐसे प्रश्न आए थे, आपने क्या आंसर टिक किया है। और आगामी दिन में जिन विद्यार्थियों को पेपर है तो देखना ना भूलें। आपको फिर बता देते हैं कि आपको 80-90% आपको जीके जीएस के 50 प्रश्नों को बढ़ाने में सहायता मिलेगा। समझे? चलिए, और आपको बता दें लास्ट में, हम मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस का PYQ क्लास कवर करा रहे हैं, जो आपको NTPC ग्रुप डी RPF कांस्टेबल में सहायता प्रदान करेगा। 100% हम आपको गारंटी लेते हैं, ऐसे प्रश्न छपेंगे। समझे? चलिए, और रीजनिंग का तो बिल्कुल डिप्टो प्रश्न आ रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो जाके देखो एक बार, बिल्कुल इजी और सिंपल प्रश्न आ रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, वही टॉपिक के प्रश्न आ रहे हैं। यकीन नहीं तो एक बार जाके विजिट करें हमारे जीके जीएस रीजनिंग वाले RPF कांस्टेबल के जो PYQ क्लास चल रहे हैं, या आप कह सकते हैं रेलवे भर्ती परीक्षा का PYQ क्लास है, तो वहाँ जाकर देखें, रीजनिंग का पढ़ें, उसके बाद पेपर देने जाने बैठे, फिर आकर बोलिएगा, बिल्कुल आप कहोगे सर ऐसे प्रश्न तो आपने पढ़ाए तो ऐसे प्रश्न आ गए। यकीन नहीं है, जाके देखें। चलिए, तो वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे आपका भी फायदा हो सके, और जो विद्यार्थी पढ़ना चाह रहा है उसको पता नहीं है कि पेपर में किस प्रकार के जीके जिस प्रश्न आ रहा है, वो भी पढ़ सके और आप भी पढ़ सके। चलिए, आप हमें देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। विश्वास करें, हम आपके लिए हर समय प्रयास करेंगे सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।